हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। मैं आपका अपना गुरुजी द कंपटीशन पैसेंजर वाला, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, मैं लाया हूँ सीटेट 2022-23 एग्ज़ाम में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र विषय से संबंधित सीटेट परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, और ये हमारा पार्ट 10 है। ठीक, बाकी के पार्ट हमारे चैनल पर पड़े हैं, आप लोग जाइए देखिए, आंसर कीजिए। तो बिना समय व्यर्थ किए चलिए शुरू करते हैं। आइए अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है? ए मंदबुद्धि बालकों के लिए, बी तीव्र बुद्धि बालकों के लिए, सी विकलांग बालकों के लिए, डी पिछड़े बालकों के लिए। सही ऑप्शन बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन आपका होगा, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो वाला ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। बी ऑप्शन आपका सही होगा, तीव्र बुद्धि वाले बालकों के लिए। तो अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत तीव्र बुद्धि बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अंतर्दृष्टि तथा सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत जो है वो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। ठीक है, यह सिद्धांत जो है वह कोहलर के द्वारा दिया गया है। कोहलर जो है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, कोहलर के द्वारा दिया गया है। कोहलर ने इस सिद्धांत को देने के लिए सुल्तान नामक चिपैंजी पर अपना प्रयोग इन्होंने किया था। सुल्तान नामक चिपैंजी पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। एक्चुअली में गेस्टाल्ट का जो मतलब होता है वो होता है समग्र रूप। गेस्टाल्ट का जो मतलब होता है वो होता है समग्र रूप, यानी कि पूर्ण रूप से, पूरी तरह से। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति किसी वस्तु अथवा अवधारणा को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है, अतः इसे संपूर्णवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के मूल में अंतर्दृष्टि सूझबूझ विद्यमान रहती है। अंतर्दृष्टि का अर्थ मतलब ये होता है किसी समस्या को गहराई से देखना। ठीक, किसी समस्या को गहराई से देखना या समझना, और यह सिद्धांत प्रत्यक्षीकरण पर अधिक बल देता है। ठीक है, मतलब कि व्यक्ति किसी वस्तु का पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण करता है, ना कि भागों में। ठीक है, मतलब व्यक्ति किसी समस्यात्मक परिस्थिति का सूझबूझ या अंतर्दृष्टि से समाधान निकालता है। ठीक, मतलब कि व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ या सीख लेता है, यही बताया गया इस सिद्धांत के अंतर्गत। तो यह सिद्धांत तीव्र बुद्धि वाले बालकों के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों में सीखने एवं समझने की क्षमता अधिक होती है। ठीक, तो पहले का बी ऑप्शन आपका सही होगा। आइए अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर बल दिया है? किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर बल दिया है? ए लेविन, बी स्किनर, सी हल, डी कोहलर। जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। स्किनर ने। पुनर्बलन का मतलब होता है कि वह मतलब कि प्राणी उस व्यवहार को दोहराते हैं जिसका परिणाम सकारात्मक होता है, इसके लिए उसको पुरस्कृत किया जाता है। ठीक, और उस व्यवहार से बचता है जिसका परिणाम नकारात्मक होता है, क्योंकि उसके लिए उसे दंडित किया जाता है। तो पुनर्बलन का मतलब होता है सकारात्मक रूप से पुरस्कृत करना और नकारात्मक रूप से पुरस्कृत करना, मतलब कि सकारात्मक रूप से दंडित करना, नकारात्मक रूप से, ठीक है, दंडित करना। ठीक, तो सीखने की वह विधि जिसमें प्राणी उस व्यवहार को दोहराते हैं जिसका परिणाम सकारात्मक होता है और उस व्यवहार से बचता है जिसका परिणाम नकारात्मक होता है। ठीक है, तो बीएफ स्किनर ने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर विशेष बल दिया है। पुनर्बलन का मतलब होता है सकारात्मक कार्य होता है उसके लिए चीज़ों लोग व्यक्तियों को पुरस्कृत करना, जो नकारात्मक हो उसके लिए उनको दंडित करना। ठीक है,
ठीक। मानव द्वारा सीखे हुए अधिकांश व्यवहार की व्याख्या हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सहयोग से कर सकते हैं। यह सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। तो पुनर्बलन पर अधिक बल दिया है, तो बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, पुनर्बलन का सिद्धांत दिया, या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसी को बोलते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत, इसी को बोलते हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, मतलब कि यह सिद्धांत अधिगम की उस प्रक्रिया को बताता है जहाँ सीखना एक निश्चित व्यवहार को पुरस्कृत करने अथवा अवांछनीय व्यवहार के लिए पुरस्कृत नहीं करने के माध्यम से होता है। और बीएम स्किनर ने अपने सिद्धांत को देने के लिए चूहे पर प्रयोग किया था। ठीक है, मतलब ठीक है, तो यह सिद्धांत जो है वो बालकों में अधिगम के लिए प्रेरणा पर अधिक बल देता है। बालकों में अधिगम के लिए प्रेरणा पर अधिक बल देता है। और यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि किसी भी व्यक्ति अथवा पशु को पुनरावृत्ति व्यवहार के कारण पुरस्कृत मतलब सकारात्मक रूप से पुनर्बलित किया जाता है, अथवा जो अवांछनीय व्यवहार होता है उससे दंडित किया जाता है, यानी कि नकारात्मक रूप से पुनर्बलित किया जाता है। तो दूसरे का बी ऑप्शन सही है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन निम्न में से किसका है? ए हरलॉक का, बी जीन पियाजे का, सी ड्रेवर का, डी फ्राइड का। सही ऑप्शन बताइए किसके होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी ड्रेवर का। तो विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन ड्रेवर का है। ठीक है, तो ड्रेवर के अनुसार विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्राणी निरंतर आगे की ओर अग्रसर होता रहता है एवं एक निश्चित लक्ष्य को निर्धारित करने हेतु प्राणी प्रगतिशीलता पूर्वक उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है। वह लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ता रहता है। शिक्षा ही वह माध्यम है जो व्यवहारिक तौर पर प्राणी को लक्ष्य तक पहुंचने में व्यापक सहायता करता है। सकारात्मक सोच व दृष्टिकोण को सृजित करता है। ठीक है, सकारात्मक सोच व दृष्टिकोण को सृजित करता है। ठीक है, और मनुष्य के मस्तिष्क में सकारात्मकता का भाव उत्पन्न करता है। समझ गए? तो ये जो कथन है वो ड्रेवर का है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। ए विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, बी प्रातःकालीन विद्यालय सभाओं को संबोधित करना, सी विद्यालय के बाग की देखभाल करना, डी पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए ना जाना। जल्दी से सही ऑप्शन बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन प्रश्न नंबर 4 का। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन होगा, मतलब कि पिछड़े और गंदे क्षेत्रों के लोगों की सेवा के लिए ना जाना यह बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। तो शिक्षा न सिर्फ नैतिक मूल्यों को सृजित करने का काम करती है बल्कि यह मानवीय जीवन के मूल्यों को भी सिखाती है एवं सेवार्थ की भावना को पैदा करती है। बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ में यह भावना भी शामिल है कि बच्चे पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में जाकर लोगों की सेवा करें एवं जन जागरण की भावना उत्पन्न करें, तभी शिक्षा प्राप्त करने का मूल उद्देश्य पूरा होता है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा चौथे का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है पढ़ाने की उत्सुकता, बी धैर्य और दृढ़ता, सी विषयों के ज्ञान में दक्षता, डी शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। सही ऑप्शन बताइए क्या होगा पांचवें का। जल्दी से बताइए।
तो सबसे जो महत्वपूर्ण विषय होना तो सब चाहिए, लेकिन सबसे इन सब में जो महत्वपूर्ण विशेषता होगी वो होती है धैर्य और दृढ़ता। धैर्य और दृढ़ता, बी ऑप्शन आपका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें होगी। होगी सारी विशेषताएं होनी चाहिए, लेकिन उनमें सब में महत्वपूर्ण दृढ़ और दृढ़ता। अगर धैर्य और दृढ़ता ही नहीं है तो बाकी सब बेकार प्राथमिक स्तर लेवल पे, ठीक। तो प्राथमिक स्तर पर अच्छे शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता का गुण होना अनिवार्य है, ठीक है। शिक्षा प्रदान करने हेतु तो एक शिक्षक में ये दोनों गुण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। पढ़ाने के प्रति समर्पित भाव व व्यापक होना ये जरूरी नहीं है, ठीक, बल्कि उनमें दृढ़ता और दृढ़ता होनी चाहिए, ठीक। एक शिक्षक को व्यवहारिक तौर पर धैर्य और दृढ़ संकल्पी होना चाहिए, तभी वह सार्थक तरीके से शिक्षार्थियों को ज्ञान से परिचित करवा सकता है, ठीक है। तो पांचवे का बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी बच्चन के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? ए तर्क की, बी सामान्यीकरण की, सी आत्मकेंद्रीकरण की, डी जीववाद की। जल्दी से सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा तर्क की। तर्क की। तो किसी बच्चे के चिंतन में आयु बढ़ने के साथ साथ तर्क की प्रधानता बढ़ती है, मतलब वह विभिन्न विषय वस्तुओं को अनेक दृष्टिकोण से समझने की, देखने की कोशिश करने लगता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी समझ भी विकसित होने लगती है, उसमें अच्छाइयों व बुराइयों को समझने की क्षमता का विकास होने लगता है और विभिन्न विषयों पर व्यापक चिंतन करने लगता है। तो किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ तर्क की प्रधानता बढ़ती है, समझ के विभिन्न दृष्टिकोण से चीज़ों को समझने लगता है, अच्छाइयों बुराइयों को समझने लगता है, ठीक है, व्यापक चिंतन करने लगता है, ये सब चीज़ें। छठे का ए ऑप्शन आपका सही होगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कौन सा कारक बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित नहीं करता है? ए सामाजिक आर्थिक स्थिति, बी द्विभाषावाद, सी अच्छा स्वास्थ्य, डी बुद्धि। जल्दी से सही ऑप्शन बताइए, ए बी सी डी में से कौन सा होगा। जल्दी से सही ऑप्शन का चुनाव करें। जल्दी से सही ऑप्शन का चुनाव करें। तो किसी बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने का कारक नहीं है सामाजिक आर्थिक स्थिति, द्विभाषावाद, अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अच्छा स्वास्थ्य। मतलब कि अच्छा स्वास्थ्य बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, बाकी तीनों होंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो बच्चों के भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में सामाजिक व आर्थिक स्थिति, द्विभाषावाद व बुद्धि प्रमुख रूप से शामिल हैं। अच्छे स्वास्थ्य से भाषा विकास का कोई संबंध नहीं होता है। एक अस्वस्थ व्यक्ति में भी भाषा का भली बात विकास हो सकता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में भले ही भाषा का सार्थक रूप से विकास नहीं होता है, परंतु अन्य परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं है। तो किसी बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं, तो अच्छा स्वास्थ्य कारक नहीं होगा, बाकी सभी कारक हैं, ठीक है। तो सातवें का सी ऑप्शन आपका सही है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ए हेनरी मरे ने, बी मैस्लो ने, सी स्किनर ने, डी गोल्डस्टीन ने। सही ऑप्शन का चुनाव करें। तो प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हेनरी मरे ने, मैस्लो ने, स्किनर ने, गोल्डस्टीन ने। सही ऑप्शन बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, हेनरी मरे ने
प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन हेनरी मरे जी ने किया है। ए ऑप्शन आपका है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो हेनरी मरे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और इनका मानना था कि व्यक्ति का व्यक्तित्व आवश्यकताओं से उत्पन्न तनाव से प्रभावित होता है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो आवश्यकताओं से जो तनाव उत्पन्न होता है उससे प्रभावित होता है। ये आवश्यकताएं जैविक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक होती हैं। अतः व्यक्ति का यह प्रयास रहता है कि उसके इस प्रकार से उत्पन्न हुए तनाव में कमी हो। ठीक है, तो प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है हेनरी मरे जी ने। तो ए ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? तो निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जो कि बच्चों के विकास से संबंधित किसने दिया? ए स्किनर ने, बी रॉबर्ट ने, सी जीन पियाजे ने, डी वाइगोस्की ने। जल्दी से सही ऑप्शन बताइए किसने दिया। जल्दी से सही ऑप्शन बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे जी ने दिया था। ठीक है, तो बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण व खोज का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। पियाजे को विकासात्मक मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। ठीक है, संज्ञान शब्द जहाँ भी आए तो वहाँ जीन पियाजे होते हैं। बच्चों का निरीक्षण करने की पियाजे में विरीक्षण प्रतिभा थी, मतलब पियाजे में बच्चों को निरीक्षण करने की विरीक्षण प्रतिभा थी। उन्होंने बच्चों के विकास के लिए निर्माण एवं खोज सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उनका मानना था कि बच्चों के सीखने के उपयुक्त अनुभव जो हैं वो उनकी तत्कालिक सोच से ही विकसित होते हैं। तो 90 का सी ऑप्शन आपका एकदम सही है। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। किसी सृजनशील बालक का लक्षण है? ए लचीलेपन का अभाव, बी जिज्ञासा, सी समस्या के प्रति सजग न होना, डी गत्यात्मकता का अभाव। जल्दी से सही बताइए। जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। तो बच्चों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, यही मेरे लिए मोटिवेशन है, जिससे मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा। ठीक है, तो किसी सृजनशील बालक का जो लक्षण है वो होता है 10वें का बी ऑप्शन सही है, जिज्ञासा। जिज्ञासा। तो जिज्ञासा सृजनशील बालकों का विशिष्ट लक्षण माना जाता है। ठीक है, जिज्ञासा ही वह माध्यम है, यह प्रमुख माध्यम है जिसके बल पर बच्चों में सीखने की भावना उत्प्रेरित होती है। ठीक, वह अन्वेषण खोज के प्रति उत्सुकता दिखलाता है, समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता है, तर्क का सहारा लेता है, व्यापक व सतत मूल्यांकन करने की कोशिश करता है। जिज्ञासा अधिगम का प्रारंभिक चरण माना जाता है। जिज्ञासा अधिगम का प्रारंभिक चरण माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बच्चों में सृजनशील भावना का निरंतर विकास होता है। जिससे बच्चों में सृजनशील भावना का निरंतर विकास होता है। तो जिज्ञासा के माध्यम से बच्चे सृजनशील बनते हैं। ठीक है, तो तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टर्न पे और अच्छे सेशन पे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप सब अपनी तैयारी में लगे रहिए, आप सब अपना अच्छा से ख्याल रखिए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे। जय हिंद, जय भारत।